कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस में इसे लेकर पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने सीएम के लिए सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लगा दी है, लेकिन डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं है। सीएम के मुद्दे पर कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। शिवकुमार ने भी दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की। सीएम को लेकर चल रही हलचल पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अरुण सिंह। बताएं अरुण, कर्नाटक को लेकर क्या कुछ चल रहा है और किस हद तक तस्वीर साफ हुई है? देखिए, लगभग फाइनल है। मुख्यमंत्री का नाम सिद्धरामैया के नाम पर लगभग मुहर लग गई है। अब तय ये करना है कि डीके शिवकुमार की भूमिका क्या होगी। क्या वो सिर्फ अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं? क्या वो सिद्धरामैया के अंडर में काम करना चाहते हैं? क्या वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर कुछ विभाग लेकर के वो मानेंगे? क्या डीके शिवकुमार की मांग है और उस पर आला कमान कितना सहमत है? अब यही तय करना बाकी रह गया है। कहा यह जा रहा है कि कल घोषणा कर दी जाएगी कि मुख्यमंत्री के चेहरे सिद्धरामैया होंगे। अगर कोई बहुत अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ तो राजनीति संभावनाओं का खेल है और अप्रत्याशित होता रहता है यहाँ पर। लेकिन मोटा मोटी जो 2 दिन बातचीत हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके शिवकुमार की बातचीत हुई है, सिद्धरामैया की बातचीत हुई है, जो राज्य के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी बातचीत हो चुकी, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल की बातचीत हो चुकी। तो अब कंसल्टेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और राहुल गांधी के साथ भी आज 10 जनपद में मुलाकात हो गई है, सिद्धा की और डीके दोनों की। तो किसको क्या देना है, बस बात इसी पर है। सिद्धरामैया के नाम पर मुहर लगभग लग गई है, ये तय है। डीके शिवकुमार को कैसे मनाएंगे? कई फार्मूले हैं, 2.5 साल का फार्मूला है, उस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि डीके शिवकुमार ने राजस्थान में सचिन पायलट का हाल देख लिया है और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का हाल देख लिया है। तो राजनीति में कोई ऐसा तो होता नहीं कि कागज पर लिख करके और गारंटी होती है बाद में आप कोर्ट चले जाएंगे और अपनी कुर्सी हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कुल मिला के ये बातचीत अभी भी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि 20 या 22 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। सिद्धरामैया शपथ ग्रहण लिंक करेंगे और 25 कैबिनेट मंत्री उनके साथ शपथ ले सकते हैं। उसमें किसके खेमे के कितने लोग होंगे ये भी देखना है, इस पर भी फैसला होना है। तो घोषणा कल हो सकती है मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही साथ सब कुछ तय कर लिया जाएगा और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी डीके शिवकुमार से जो कहेंगी वो मान लेंगे, इसलिए सारी नजर सोनिया गांधी पर भी टिकी हुई है। शुक्रिया अरुण। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सीएम को लेकर कांग्रेस में अभी मंथन चल रहा है। आज या कल सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने सीएम को लेकर बीजेपी पर अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। और कांग्रेस में सीएम के घमासान पर बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जल्द से जल्द सीएम के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। See, people have voted Congress party. They are yet to finalize their CM candidate. It's their internal matter. I don't want to discuss much on that. But it is going to reflect on the Congress party that in spite of having a complete majority, they are unable to decide a leader. This shows the internal situation of the party and the aspirations of the people are more important than politicking. I think they should settle that office of the chief minister and formation of the government as soon as possible. कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम और सीएम का सिलेक्शन क्यों बना कांग्रेस के लिए सिरदर्द? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। केंद्रीय कैबिनेट ने आज खरीफ सीजन के लिए सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यूरिया के लिए 70,000 करोड़, एनबीएस के लिए यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के लिए 38,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा आईटी हार्डवेयर की पीएलआई स्कीम में बदलाव करते हुए 17,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने।
लास्ट ईयर मोबाइल फ़ोन $11 बिलियन का एक्सपोर्ट का बड़ा एक लैंडमार्क अचीव किया और पूरी इंडस्ट्री में आज 25 लाख के आसपास रोजगार है ऑलरेडी। तो आज इसी कड़ी में आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, टैबलेट्स, सर्वर्स, नियर एज कंप्यूटिंग, इन सब डिवाइसेस के लिए जो कि आज की डिजिटल इंडिया की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पीएलआई की घोषणा की गई। इनमें से बहुत सारे बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑलरेडी हमारे साथ टच में हैं, कंसल्टेशन में हैं और सब के सब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज लगाना चाहते हैं। सर, आप पहले PLI 1 स्कीम लेकर के आए थे, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे इस स्कीम के अंदर? देखिए, पीएलआई जो मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और मोबाइल में जो सक्सेस हुई है उससे जो लर्निंग्स मिली, उन सब लर्निंग्स को इसमें समाहित किया गया है। बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम बनाई गई है। 5% इंसेंटिव है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स वैल्यू पे, FOB सेल्स वैल्यू पे। बहुत ही केयरफुली कैलिब्रेटेड है, इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन करके। और अभी जो भी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। इतना जोश है उनमें कि महीनों में नहीं, कुछ हफ्तों में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। सर, आखिरी सवाल, अभी आपने इंडस्ट्री से भी बात की, कब तक हम ग्राउंड लेवल के ऊपर इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करता हुआ इसमें से कुछ महीनों में। कैबिनेट ने आज फर्टिलाइजर सब्सिडी पर भी बड़ा फैसला लिया है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, फर्टिलाइजर सब्सिडी में कितना, किस पर खर्च किया जाएगा? सरकार ने फर्टिलाइजर के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है और ये जो 1,08,000 करोड़ रुपए है ये 1 अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाएगी। इसमें से 70,000 करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी और 38,000 करोड़ रुपए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल MOP, DAP जैसे फर्टिलाइजर में किया जाता है। और अभी जो सब्सिडी थी उससे तुलना करें तो NBS यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में करीब 35% की कटौती की गई है, क्योंकि कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हुई थी तभी, अब कीमतें कम हो गई हैं, इस वजह से सब्सिडी में सरकार ने कटौती की है। लेकिन सरकार का दावा है कि अभी इस नए सब्सिडी के बावजूद फर्टिलाइजर की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, किसानों को पुराने दाम पर ही फर्टिलाइजर मिलते रहेंगे। फर्टिलाइजर कंपनियों को अगर कोई नुकसान हो तो इसकी भरपाई सरकार आगे चलकर करेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे, गो फर्स्ट फिर से उड़ने की तैयारी में है। हाल ही में गो फर्स्ट ने संकेत दिए हैं कि सीमित क्षमता के साथ कंपनी फिर अपनी सेवा शुरू कर सकती है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रोहन सिंह। कि गो फर्स्ट के नए मैनेजमेंट ने एक रोड मैप बनाया है अपने ऑपरेशन को दोबारा से शुरू करने के लिए और इसे सरकार के साथ उन्होंने साझा किया है और बहुत जल्दी NCLT के सामने भी इसे पेश किया जाने जा रहा है। इसमें अगले 10 से 15 दिनों के अंदर जो है वो अपना ऑपरेशन दोबारा से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। शुरुआत काफी सीमित तरीके से होगी, 4 से 10 एयरक्राफ्ट से ही शुरुआत की जाएगी। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 54 एयरक्राफ्ट है गो फर्स्ट के बाद, जिसमें से कि आधे के करीब जो है वो ग्राउंडेड हैं। उन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट में भी सिर्फ 4 से 10 ऐसे हैं जो कि जिससे वो शुरुआत करना चाहते हैं और सिलेक्टेड रूट से शुरुआत की जाएगी जहां उनकी काफी अच्छी प्रेजेंस रही है, खासतौर पे जैसे दिल्ली लेह हो गया या दिल्ली श्रीनगर हो गया, ऐसे रूट्स में। और कुछ जो चार्टेड प्लेन्स हैं उनके जो खासतौर पे डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते थे, उनसे भी शुरुआत करने की बात कही गई है। ये भी उनके रोड मैप में कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे उनकी एक सर्टिनिटी रहेगी, एक निश्चित कस्टमर्स की बेस रहेगा, तो इससे वो शुरुआत करना चाहते हैं। और साथ ही इसके लिए जो फंड है वो कैसे आएगा, तो फिलहाल जो बैंक्रप्सी पे जाने से पहले उनको ऑलरेडी जो ECL जिस स्कीम है सरकार की, उसमें 300 करोड़ मिले थे, वो अभी हैं। और साथ ही 200 करोड़ रुपए का जो थर्ड ट्रांच आना है वो बाकी है। तो गो फर्स्ट के नए मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये काफी होगा कुछ दिनों के लिए सस्टेन करने के लिए ऑपरेशंस को, और उसका धीरे धीरे करके वो ग्रेजुअली अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना शुरू करेंगे। फिलहाल 24 तारीख तक जो है टिकट्स की जो बिक्री है वो बंद है, उसके बाद 24 मई के बाद वो उम्मीद कर सकते हैं कि हम वो अपना ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर देंगे। शुक्रिया रोहन। इधर अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का और वक्त दे दिया है। सेबी को 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, 3 महीने का वक्त तो मिल गया, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या बातें कही?
देखिए 2 मार्च को अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने दोबारा से एफिडेविट दायर किया। सेबी ने 6 महीने का वक्त जांच के लिए देने की मांग की। सेबी का कहना था कि कई सारी ट्रांजेक्शन्स काफी कॉम्प्लेक्स है, कई सारे देशों से इसकी जानकारी जुटानी है, कई सारे रेगुलेटर से इसकी जानकारी जुटानी है, तो ऐसे में 6 महीने का वक्त और दिया जाना चाहिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 2 महीने का वक्त पहले दिया जा चुका है, हम आपको 3 महीने का और वक्त देते हैं। आपको 14 अगस्त तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्टेटस रिपोर्ट से हमें लगता है कि जांच सही दिशा में बढ़ रही है तो आपको और वक्त दिया जा सकता है, आपको सितंबर तक का वक्त दिया जा सकता है। तो अब सेबी को 14 अगस्त तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, सेबी ने एक जांच का एक्सपर्ट्स की जांच कमेटी भी बनाई थी। वो कमेटी भी इस पूरे मामले की जांच करती रहेगी। उस कमेटी ने जो पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को ये रिपोर्ट दे दी जाए। अब याचिकाकर्ता भी उसके आधार के ऊपर अपनी आगे की सुनवाई या आगे की कार्रवाई तय करेंगे। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होगी। शुक्रिया असीम। और इसी के साथ यहां हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। सुरेश जी भैया। प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान जो लिया है। पापा। अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान, परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। India's brightest personalities are assembling on one stage, sparking conversations around clean energy. Curated by Network 18's top editors and journalists to chart a path towards a sustainable future. Sia Fest, 17th May, New Delhi, on News 18 Network. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बात करेंगे बाजार की। अमेरिकी डेट संकट से बाजार में डर का माहौल रहा, इससे बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 372 अंक गिरकर 61,561 पर बंद हुआ। निफ्टी 105 अंक गिरकर 18,182 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली रियल्टी, IT, मेटल शेयरों में रही। एनर्जी, बैंकिंग, फार्मा शेयर गिरावट पर बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं, सुमित मेहरोत्रा के पास चलते हैं। बताइए सुमित, आज हाइलाइट्स क्या रही बाजार की? देखिए, आज भारतीय बाजारों में प्रॉफिट टेकिंग का दिन रहा, जहां पर प्रेशर लगातार बना रहा। सुबह से ही थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर आई इंडिसेस के अंदर, लेकिन रिकवरी के बावजूद भी मिड कैप स्मॉल कैप तो संभले। फ्रंट लाइन इंडेक्स करीब 0.5% की बिकवाली के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट, स्मॉल कैप हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। FMCG में पुल बैक था, ऑटो में बाइंग थी, IT में प्रेशर था, बैंक्स में प्रेशर था, जिसके चलते अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज बन रहे थे। तो रियल्टी, IT, मेटल सबसे ज्यादा बिकवाली यहाँ पर आज देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज थोड़ा बहुत पुल बैक आपको दिखाई पड़ेगा ऑटो में। एनर्जी, बैंकिंग, फार्मा, ये सब प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में आज कामकाज कर रही थी। और सुमित, ये बताइए कि आज लूजर्स और गेनर्स कौन कौन रहे? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर खरीदारी थी और करीब 1.5% की बढ़त। इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर, ITC नंबर से पहले 1% चला और UPL करीब 3/4% की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे, SBI लाइफ करीब 1.5% नीचे और TCS रफली 1.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में इंड्योरेंस टेक, जुबिलेंट फूड नंबर्स के बाद 3% चला, फोर्टिस हेल्थकेयर 2.5% ऊपर, एस्कॉर्ट्स कोबोटा आज तेजी में था, 2.5% की तेजी। गिरने वाले शेयरों में LIC हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे, ओबरॉय रियल्टी नंबर्स के बाद प्रेशर 6% नीचे, GSPL नंबर्स के बाद 5% नीचे, देवयानी नंबर्स के बाद करीब 4% की बिकवाली यहां देखने को मिली। रियल्टी में सबसे ज्यादा टूटने वालों में ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर करीब 1.5 से लेकर 6% तक का प्रेशर आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा।
शुक्रिया सुमित। इधर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा का कहना है कि पिछले 2 तिमाही में इंडियन होटल के रिजल्ट बेहतर रहे हैं, इसलिए होटल स्पेस में नजरिया पॉजिटिव है। उन्होंने आगे कहा कि वे इंडियन होटल और लेमन ट्री जैसे शेयरों पर बुलिश हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे एक आउट ऑफ होम कंजम्पशन में, तो मैं होटल स्पेस पे अभी थोड़ा नियर टर्म ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप देखिए इंडियन होटल्स लगभग 2 क्वार्टर से आप देखिए बेस्ट एवर रिजल्ट्स देखे हैं। उन्होंने 35% एबिटा का गाइडेंस भी दिया है। लेमन ट्री मिड मार्केट सेगमेंट में है, अभी उनका एक 600 रूम्स का कैपेसिटी आने वाला है मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक। इस साल G20 है, मेंस वर्ल्ड कप है, काफी सारे इवेंट्स है और इन जनरल भी डोमेस्टिक जो टूरिज्म है वो अप है। तो ऑक्यूपेंसी भी ऊपर है और जो एवरेज रेंट है जो है उसमें भी हमने काफी बढ़ोतरी देखी है। घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी दरों और रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के लिए सरकार सख्त कदम उठा सकती है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक। बिल्कुल, देखिए जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि फुटवेयर इंडस्ट्री को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। डीपीआईटी की तरफ से वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि जो जीएसटी की मौजूदा दरें हैं जो 12% फ्लैट है उसमें कटौती की जाए, क्योंकि इंडस्ट्री की मांग है कि अगर एक आज की डेट में हवाई चप्पल भी स्लीपर भी अगर खरीदते हैं 100 रुपये का तो उस पर भी 12% का जीएसटी देना पड़ता है। लिहाजा इंडस्ट्री की मांग यही है कि जो पुराना रेट था 5% उसको रीस्टोर किया जाए। दूसरी और ये जो मुद्दा है अब जीएसटी काउंसिल में आने वाले दिनों में जा सकता है, अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। दूसरा जो मुद्दा है वो है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी अभी 22% 23% तक है अगर फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए देखें तो इस पर जो डीपीआईटी की तरफ से जो प्रपोजल गया है उसमें कहा गया कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% तक किया जाए, तभी जाके घरेलू इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ सकता है। जो तीसरी और बड़ी राहत जो हो रही है वो है कि चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया से जो बड़े पैमाने पर डंपिंग होती है फुटवेयर की और सस्ते फुटवेयर्स की, उसको रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है सरकार। उसमें सबसे पहला जो कदम हो सकता है वो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने पर तय हो सकता है। दूसरी जो हो सकती है वो जो इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको और सख्त बनाने पर जोर है। और तीसरी बड़ी बात की जो एक तरह से जो फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए जो कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज हैं उनको डोमेस्टिकली अवेलेबल कराने पर सरकार का जोर है और इसी को देखते हुए सरकार फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है। ये अंडर कंसिडरेशन है। तो कुल मिलाकर ये सारे कदम ऐसे हैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री को, खासतौर से घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को काफी राहत दे सकते हैं आने वाले दिनों में। शुक्रिया आलोक। बिना किसी डॉक्यूमेंट के तुरंत लोन देने वाले ऐप से सावधान रहिए। अहमदाबाद की साइबर पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे 650 ऐप्स को ब्लॉक करवाया है, लेकिन साइबर अपराधी नए ऐप्स बनाते जा रहे हैं। ऐसे में इनसे बचने का क्या है तरीका, जानने के लिए देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट। यह है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का परिसर। यहाँ कुछ लोग कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आए हैं कि उनके साथ इंस्टेंट लोन के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। इस महिला के साथ किसी माई लर्न लोन नाम के ऐप ने धोखाधड़ी की है। अब जरा इनकी कहानी सुनिए। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। एक ऐप है माई लर्न लोन करके, वो ऐप को डाउनलोड करते तो अपने आप सारे अलाउ किया मैंने, वो सब अलाउ हो गया। सारे कॉन्टेक्ट चले गए, जो भी आपके कॉन्टेक्ट होते हैं 300-400 जो भी हो सारे कॉन्टेक्ट उनके पास चले जाते। फिर वो आपको ब्लैकमेल करते, आपको मैसेजेस करते, फ्रॉड कॉल करते बहुत सारे, और आपको बोलते हैं कि मैं आपकी फ़ोटो एडिटिंग करके आपकी न्यूड फोटोज़ में सब आपके कॉन्टेक्ट्स को दूंगा और आपके फैमिली मेम्बर को कॉल करके फिर उनको गलत बैडवर्ड्स यूज़ करूंगा। ऐसे फ्रॉड ऐप से बचने के लिए जरूरी है कि इंस्टेंट लोन ऐप्स का तौर तरीका समझा जाए। ऐसे ऐप्स ऑनलाइन इंस्टेंट लोन देने के नाम पर आपसे तमाम तरह की परमिशन ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल कैमरा, फोटो गैलरी, एसएमएस, लोकेशन, कॉन्टेक्ट लिस्ट, स्टोरेज और वॉइस मेल की परमिशन। ये सारी परमिशन देने के बाद आप एक तरह से इनकी वर्चुअल हिरासत में आ जाते हैं। लोन चुका देने के बाद ये आपसे ज्यादा पैसा मांगते हैं और नहीं देने पर आपको तरह तरह की धमकी देते हैं, जैसे कि फोटो मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर डालना, परिवार को पर्सनल जानकारी देना। इस ब्लैकमेलिंग से वो जबरन वसूली करते हैं। अब गुजरात पुलिस भी लोगों को सचेत कर रही है। तो इस तरीके की काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास में आना शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने उस पर काफ़ी भी जो लोकल लेवल पे जो यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र होते थे उन लोगों को अरेस्ट भी किया था।
बट हम चाहते थे कि इसको एक अच्छे लेवल से इसको बंद किया जाए, जिससे हमारी टेक्निकल टीम में PSI मोरडिया है और एक जो कांस्टेबल है अश्विन, उन दोनों ने मिलके एक आइडिया निकाला था कि सर अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे अपलोड हो रही है, जैसे गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशंस अपलोड होती है, हम उन्हीं को लिख के देते हैं और ये एप्लीकेशन वहीं से हट जाएगी। ये ठग लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए इंटरनेशनल नंबरों से कॉल करते हैं, जिससे इन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल सावधानी ही इसका उपाय है। अगर आप जल्दबाजी में कहीं लोन लेने जाते हैं और अपने सारे डेटा दे देते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ धोखाधड़ी होने की पूरी संभावना है। इससे तो बेहतर है कि लोन लेने से या तो किसी से पैसे लेने से पहले उसको चेक करें, क्रॉस वेरिफिकेशन करें और अगर आपको डाउट है तो पुलिस का संपर्क करें, तभी जाकर इस तरह की धोखाधड़ी को हम रोक पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। इस साल के आखिर तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर होगी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत जिंद रूट पर चलाई जाएगी। कैसी होगी ये ट्रेन और इसका क्या फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन और जापान की तर्ज पर अब जल्द ही भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती दिखेगी। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन खास तौर पर हेरिटेज रूट्स पर चलाई जाएगी। पूरी तरह से मेड इन इंडिया इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा चुकी है। निजी कंपनी मेधा सर्वो, उत्तर रेलवे और RDSO मिलकर इस ट्रेन का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा DEMU रेट्रोफिटमेंट के जरिए डीजल पावर कार को हाइड्रोजन पावर कार में बदला जाएगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल की मदद से चलती है, जिसके जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं और इसी प्रोसेस में बिजली पैदा होती है। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यही वजह है कि रेलवे की योजना है कि इन ट्रेनों को खास तौर पर हेरिटेज रूट्स पर चलाया जाए, ताकि पर्यावरण को फिलहाल जो डीजल की ट्रेनों से नुकसान हो रहा है उससे बचाया जा सके। अभी एक हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत करीब 50 करोड़ है। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत रेलवे पहले चरण में अलग अलग हेरिटेज रूट्स पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा। इसमें मुख्य तौर पर कांगड़ा वैली, नीलगिरी माउंटेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शामिल है। फिलहाल देश में हाइड्रोजन की कीमत ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है पॉपुलर मोड साबित होने पर इसकी डिमांड बढ़ेगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आज से हो गई। 76वें कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में किया गया। यहाँ इस फेस्टिवल में देश विदेश के बहुत से सितारे पहुंचे हैं। इस बार बॉलीवुड के कुछ सितारों ने इस फिल्म में डेब्यू भी किया है। इस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया है। फेस्टिवल के ओपनिंग डे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, ईशा गुप्ता, मानुषी छिल्लर, उर्वशी रौतेला समेत कई सेलेब्स रेड कार्पेट पर नजर आई। यहां उन्होंने अपने देसी और स्टाइलिश अंदाज से महफिलें लूटी। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन SP हिंदुजा का आज निधन हो गया। उन्होंने 87 साल की उम्र में लंदन में आखिरी सांस ली। SP हिंदुजा चारों हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े थे। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हिंदुजा ग्रुप को शिखर तक ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका थी।